गुड मॉर्निंग, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है एस ब्लॉक, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इससे लास्ट वीडियो तक हमने देख लिया है, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, परमाणु होता है उसकी आयनिक त्रिज्या क्या होती है, उसका जो आकार है परमाणु आकार है वो कैसे क्या होता है, ये सब हमने देख लिया है। मैं थोड़ा सा आपको रिविजन करवा देता हूँ 1 मिनट में। जैसे कि परमाणु आकार और आयनिक त्रिज्या की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था, और फर्स्ट में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बात मैंने आपको बता दी। रीजन क्या था, कोषों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज, इसलिए रेडियस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैंने इसका आपको जो क्रम बताया था, ऑर्डर क्या बताया था, हाइड्रोजन से जब हम सीजियम की तरफ जाएंगे तो वृद्धि होगी है ना आकार में, तो क्या हो जाएगा, बढ़ता क्रम हो जाएगा। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि जैसे अगली प्रॉपर्टी कौन सी बताई थी, उसके बाद मैंने आपको बताया घनत्व। घनत्व मतलब डेंसिटी। द डेंसिटी का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। मतलब जब भी ऊपर से नीचे जाएंगे हम तो आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो मतलब उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो अपने के का घनत्व होता है वो Na से कम होता है, और उसका रीजन मैंने क्या बताया था, उसके जो ऑक्टेट में जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, मतलब विस्तार कर सकते हैं। विस्तार मतलब फैलाव हो गया, फैलाव होने का मतलब आयतन बढ़ गया। और आपको पता ही है इसका घनत्व है, जब आयतन बढ़ता है तो घनत्व क्या होता है, कम होता है। इस वजह से क्या है, के का घनत्व Na से क्या होता है, कम होता है। ये रीजन मैंने बताया था, तो इसका आपको याद रखना है, घनत्व वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद में जैसे मैंने बताया गलनांक, गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट Mp। अब आपको मैंने बताया कि क्षार धातुओं में गलनांक एक तो वैसे ही कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इनके संयोजी कोष में क्या होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, और उसको वो आसानी से त्याग देता है और क्या कर लेता है, दुर्बल धात्विक बंध मतलब पाया जाता है इसमें, सीधी सी बात यह है ना, इसीलिए क्या होता है, जल्दी त्याग देता है। तो क्षार धातुओं में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, धात्विक बंध है उसमें कमजोरी आएगी, क्षीणता आएगी। इस वजह से इनका गलनांक क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। तो सबसे कम किसका बताया मैंने, लिथियम का, उसके बाद में Na का, नहीं सॉरी, सबसे ज्यादा मैंने किसका बताया, लिथियम का। उसके बाद में जैसे जैसे जाते हैं सीजियम का सबसे दुर्बल बंध होता है, अर्थात सबसे कम गलनांक होता है ना। आगे बात समझ में, सीजियम ऐसा मतलब जब उसको हथेली पे रखते हैं तो वो पिघलने लग जाता है, इतना कम गलनांक होता है उसका। यहाँ तक मैंने आपको बताया। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आयनन एंथैल्पी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी एंथैल्पी। तो मैंने आपको बताया कि जो क्षार धातुएं होती है इसकी आयनन एंथैल्पी भी क्या होती है, सबसे कम होती है। रीजन एक ही है, इसमें अंतिम उपकोष होता है, उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और उसको त्याग कर क्या कर लेते हैं, उत्कृष्ट गैसें होती है उनका अभिविन्यास ग्रहण कर लेते हैं, विन्यास ग्रहण कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, लिथियम से सीजियम की ओर जाते हैं ना, तो एंथैल्पी में क्या आती है, कमी आने लगती है। इसका सबसे रीजन, इंपॉर्टेंट रीजन क्या, प्रभावी किन आवेश होता है, प्रभावी नाभिक आवेश, जेट इफेक्ट, वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, कम हो जाता है। जेट इफेक्ट में क्या आती है, कमी। इस वजह से क्या होता है, इनकी आयनन एंथैल्पी में क्या आती है, कमी आती है। और उसके बाद में मैंने आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताई, प्रथम आयनन एंथैल्पी तो इनकी क्या होती है, कम होती है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन त्याग देने के बाद में क्या हो जाता है, ये अपने उत्कृष्ट गैस का अभिविन्यास ग्रहण कर लेते हैं, जिससे कि उनका जो सेकंड एंथैल्पी है उसका मान बहुत ज्यादा हो जाता है, उसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है, अर्थ पूरी तो उत्पन्न कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन निकालना असंभव होता है। रीजन क्या है, स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, स्थायित्व बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। सो सेकंड जो आयनन एंथैल्पी उसका मान क्या होता है, इनके लिए बहुत ही ज्यादा होता है, उच्च होता है। अब हम आज स्टार्ट करेंगे अपना अगला भौतिक गुण है वो क्या, ज्वाला परीक्षण। तो ज्वाला परीक्षण को आप बोल देते हो फ्लेम टेस्ट। आप हेडिंग डालो फिर कंटिन्यू करते हैं, चलो ठीक है ना। अब स्टार्ट होता है, तो ऐसे आप भी जैसे रोज रोज रिविजन करोगे ना, तो आप 2-3 मिनट में रिवाइज कर लोगे। आप ऐसा टाइम आता है कि सारे का सारा जो 1 घंटे पढ़ाते हैं ना हम लोग, वो आप 10 मिनट में रिवाइज कर लोगे। और ये टाइम आ जाएगा ना जिस दिन 10 मिनट वाला रिविजन वाला, तो ऐसा मान लो कि आपका सिलेक्शन पक्का है। हाँ, तो अब देखो, सबसे पहले आप हेडिंग डालो ज्वाला परीक्षण। रुकना एक सेकेंड। हाँ, ज्वाला परीक्षण, फ्लेम टेस्ट क्या होता है, ज्वाला टेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है ना। तो इनका ज्वाला टेस्ट करते हैं तो ये अलग अलग रंग देते हैं, क्या देते हैं, अलग अलग कलर देते हैं। कौन सा क्या कलर देता है वो इंपॉर्टेंट है। हमारे 5 परमाणु हैं, उनका याद रखना, एलिमेंट है ना, तो 5 उनका। तो बहुत एग्जाम्पल मतलब उसके जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये पूछ लेता है कि कौन सा क्या कलर देता है, तो इसलिए आपको याद कर लेना है फ्लेम टेस्ट, ठीक है। हाँ, तो देखो फ्लेम टेस्ट क्या होता है, क्षार धातु होती है, उनके लवण या ऑक्सीकारक होते हैं, अलग अलग होते हैं सबके, है ना। जैसे लिथियम का अलग ऑक्सीकारक होगा, Na का अलग होगा, तो ये एलिमेंट्स अलग अलग हैं, तो इनका जो फ्लेम टेस्ट मतलब ज्वाला परीक्षण है वो भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। अर्थात ये सब क्या करेंगे, अलग अलग रंग प्रदान करेंगे। तो
तो सीधी सी एक लाइन बोल सकते हैं हम कि क्षार धातु होते हैं उनके लवण या फिर आप ऑक्सीकारक बोल सकते हो, क्या करेंगे, ऑक्सीकारक भिन्न भिन्न रंग प्रदान करते हैं। ये तो हो गई सिंपल सी लाइन। अब कौन सा धातु कैसा कलर देता है वो आपको मैं बता दूं। जैसे हमारे लिथियम है, लिथियम कौन सा कलर देगा, किरमिंजी लाल, मतलब आपके ईंट होती है ना, ईंट का कलर जैसा लाल होता है वैसा कौन देगा, लिथियम देगा। उसके बाद में सोडियम की बात करें, सोडियम होता है वो अपने सुनहरी पीला रंग देता है, पीला सुनहरी पीला गोल्डन येलो कलर देता है कौन, सोडियम। उसके बाद में के की बात करें, पोटेशियम हल्का बैंगनी, और जैसे आरबी होता है रुबीडियम वो बैंगनी लाल कलर देता है बच्चों, और सीजियम होता है वो कौन सा देता है, नीला कलर देता है। तो ये पांचों के कलर आपको याद करने हैं, इनकी याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये रटने वाला सिस्टम है। तो एक साइड में तो लिखो धातु और एक साइड लिख लो अपने जो कलर देते हैं वो, तो धातु हो गया और एक हो गया रंग, कलर रंग, क्या हो गया बच्चों, रंग। एक सेकंड रुकना बच्चों, हाँ कुछ है इधर, एक सेकंड। आपने मकड़ी नाम सुना है ना, वो आ गई है बाय मिस्टेक रूम में, हाँ सॉरी है ना। हाँ तो एक साइड रंग हो गया, एक साइड धातु हो गई। धातु को आप मेटल बोल देते हो ना, या एलिमेंट लिख लो। तो सबसे पहले लिथियम, कौन सी हो गई, लिथियम। उसके बाद में कौन सी है, लीना, कहाँ, रूबी, सजी, फिर याद है ना सबको। हाँ तो लिथियम का मैंने आपको बताया किरमिंजी लाल, किरमिंजी लाल का मतलब होता है ईंट के कलर के जैसा, ठीक है, किरमिंजी लाल, किरमिंजी लाल, ठीक है। उसके बाद में आता है Na का मैंने सुनहरी पीला बताया गया, सुनहरी पीला किसका, Na का, तो Na का हो जाएगा सुनहरी पीला। गोल्डन येलो, याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है इसलिए आपको ये आना ही चाहिए, है ना। उसके बाद में Na के बाद में कौन आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है। पोटेशियम का मैंने आपको क्या बताया, हल्का बैंगनी बताया, ठीक है, हल्का बैंगनी। साथ साथ में लिखते चल सकते हो आप चाहो तो, नहीं तो उसके बाद में अलग से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, हल्का बैंगनी। उसके बाद में रुबीडियम है, उसके बाद में सीजियम है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हो गए, मैंने आपको बता दिया, याद है क्या कौन सी में क्या बताया, बताओ, वीडियो को बिना देखे पॉज करके बताओ। आरबी का कैसा बताया मैंने कलर, हाँ आरबी का मैंने बताया आपको बैंगनी लाल, और इसका बताया है नीला, ठीक है। ये हो गया बैंगनी लाल। अब देखो के में है हल्का बैंगनी, उसके बाद में बैंगनी लाल, और इसमें क्या है, नीला। यहाँ तक समझ में आ गया, ये हो गया अपने सबका ज्वाला परीक्षण, आप इसको नोट कर लो। उसके बाद में आगे चलते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, अपचायक गुण वाला। स्क्रीनशॉट ले लिया, चले आगे या छाप रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख लेना, मैं टाइम बचा रहा हूँ। यहाँ पे देखो आपको ऐसे लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा, बाकी कहीं और वीडियो देखोगे तो आपको जो मीटर 1 घंटे में देंगे ना, वो मीटर में आपको 20 मिनट में प्रोवाइड करवा दूंगा। मतलब यहाँ की जैसे 40 मिनट की क्लास है ना, वो आप अदर प्लेटफॉर्म पे देखोगे ना, उनके 2 क्लासों के बराबर हो जाएगी, और आप मिला लेना मीटर चाहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कम टाइम में अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। देखो अगला हो गया अपचायक गुण। अपचायक गुण क्या हो गया, रिड्यूसिंग नेचर। इनकी अपचायक नेचर के बारे में बात करेंगे, रिड्यूसिंग नेचर के बारे में। अपचायक कौन होता है, जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता हो, क्या होता हो, खुद का ऑक्सीकरण होता हो, उसको क्या बोलते हैं, हम अपचायक बोलते हैं। ऑक्सीकरण होने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब O2 का जुड़ना हिंदी में बोल देते हैं, या फिर दूसरे वर्ड्स में बोल देते हैं हाइड्रोजन का निकलना, निष्कासन हो जाना। सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है इनके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है। जब हाइड्रोजन चला जाएगा या फिर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे काम आएगा अपचायक गुण के अंदर जो अपने इलेक्ट्रॉन का त्यागना होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर चला जाता है। तो वो इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना, वो वाली बात, डोनेट करने वाली बात, ठीक है। तो अपचायक गुण हेडिंग डाली, अपचायक गुण को आप क्या बोल दोगे, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर। देखो रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या हो जाता है, क्षार धातुओं के जो, अब ये मतलब अपचायक गुण क्यों दर्शाते हैं, मेन बात ही आती है। देखो मैं आपको बता दूं, क्षार धातु होती हैं, इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है वो बहुत ही उच्च होता है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि बहुत ही ऋणात्मक होता है। क्या रीजन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है, इनमें बहुत ही अधिक होती है। देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान उच्च होने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बहुत ही अधिक होना, अर्थात इलेक्ट्रॉन जल्दी त्याग देना, थोड़ी सी ऊर्जा देते इलेक्ट्रॉन त्याग देना, ये क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। आगे ना बात समझ में, तो इनमें मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है, बहुत ही
उच्च ऋणात्मक होता है, बहुत ही कम होता है। आगे ना कहानी समझ में, तो ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ऑक्सीकारक कौन होते हैं? सबसे पहले तो ये देखो, सॉरी अपचायक कौन होते हैं? जिनका खुद का क्या हो, ऑक्सीकरण, जिनका ऑक्सीकरण होता हो वो क्या कहलाते हैं? अपचायक कहलाते हैं। जिनका ऑक्सीकरण होता है क्या कहलाते हैं? अपचायक कहलाते हैं। आगे बात समझो, अब ऑक्सीकरण हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक तो O2 क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो O2 का क्या होना? जुड़ना। प्लस का मतलब क्या होता है बच्चों? O2 का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना। यहाँ पे बात समझ में आ गई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2 का निकलना, यहाँ पे निष्कासन। प्लस का मतलब तो क्या है बच्चों? जुड़ना। चलो लिख देता हूँ, आप बोलोगे सर प्लस माइनस क्या है? और माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है? निष्कासन होना। सॉरी, थोड़ी सी तबियत डाउन है आजकल, इस वजह से गला खराब है। हाँ, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? त्याग देता है। तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना, तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा? जब इनमें जैसे M प्लस धनायन बन जाएगा तो इसमें क्या हुआ? हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है? बढ़ गई है, +1 बढ़ गई है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, OS में वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है बच्चों बढ़ जाना, है ना, इंक्रीज हो जाना ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो ऑक्सीकरण समझ में आ गया, अपचाय गुण समझ में आ गया। अपचाय गुण का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान उच्च होना। यहाँ पे क्या होता है? बहुत उच्च होता है, किसमें? ऋणात्मक में। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी त्याग देंगे। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। अगली बात समझ में, अपने को इतना मतलब था अपचाय गुण कौन से में कितना होता है, ये आपको डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला, मेरा मतलब था आपको समझाने का। अब इतना समझ में आ गया आपके। अब मैं आपको इनका जो क्रम है वो बताऊंगा कि कहाँ तक क्या होता है, किस में बढ़ता है, किस में घटता है। अब क्षार धातु है अपने, कौन सी? फर्स्ट ग्रुप वाली। इनमें क्या होगा? सबसे प्रबल अपचायक कौन होगा? बताओ थोड़ा सा दिमाग लगा के। देखो, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार में क्या होगी? वृद्धि। आकार में वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन त्यागना इजी हो जाएगा क्या? या क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, देखो अपने क्षार धातु वर्ग में सबसे प्रबल अपचायक कौन है? लिथियम है, याद रखना। कौन है? लिथियम है। क्यों है लिथियम? क्योंकि इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या है? उच्च है, सर्वाधिक है, इसलिए क्या हो गया? लिथियम हो गया। यही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका उच्च है? लिथियम का। इसलिए सबसे प्रबल अपचायक कौन है? लिथियम। और सबसे कम कौन है अपचायक? सीजियम है। अगली बात समझ में, तो बस यही बात आपको पूछेगा। तो वर्ग फर्स्ट में या क्षार धातु वर्ग में, क्षार धातुओं में, या फिर ऐसे भी बोल सकता हूं कि मैं सबसे प्रबल अपचायक कौन है बच्चों? लिथियम है। कौन सा है? लिथियम। Li+, या फिर Li लिख लो, एक बात है ना, ये त्यागने के बाद में हो जाएगा ना, डायरेक्ट लिख लो Li। अगली बात समझ में, क्यों है? इसके मानक विभव का मान क्या है? सर्वाधिक ऋणात्मक है। अगली बात समझ में है, कारण प्रबल अपचायक, कारण लिख दूंगा यहाँ पे। कारण मैंने आपको बार बार बता दिया है, इलेक्ट्रोड विभव का मान, इलेक्ट्रोड मानक विभव, सॉरी, है ना, इलेक्ट्रोड मानक विभव, इलेक्ट्रोड मानक विभव का मान क्या होता है? बहुत ही ऋणात्मक होता है, का मान सर्वाधिक ऋणात्मक है। क्या है? इस ग्रुप में सर्वाधिक ऋणात्मक है, सर्वाधिक ऋणात्मक है। आगे कहानी समझ में, अगर यहाँ तक समझ में आ गई तो फिर आगे चलते हैं। देखो लास्ट टॉपिक करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। कौन सा? ऑक्सीकरण अवस्था। उसके बाद में इनका रंग भी देख लेंगे साथ में, रंग या फिर प्रतिचुंबकीय। तो ये लास्ट टॉपिक हो जाएगा हमारे भौतिक गुणों का ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज का। यहाँ तक लिख लिया गया? हाँ, तो अगली हेडिंग डालोगे फिर आप, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। इरेज कर दूं? हाँ, अगली हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो इसमें हमने देखा अंतिम जो उपकोष होता है, या फिर आप कक्षक बोलते हो, ऑर्बिटल बोलते हो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बताया हमने? NS1। जो ये अंतिम उपकोष में इलेक्ट्रॉन है इसको त्याग देता है, तो इस पर क्या चार्ज आ जाता है? +1। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो चार्ज आता है प्लस, और ग्रहण करते हैं तो माइनस। ये आपको पता है 10th क्लास से। तो यहाँ पे देखो, ये जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोष में, है ना, अंतिम संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको वो त्याग सकते हैं।
तो उस पर चार्ज भी कितना आएगा, +1 आएगा। और यही क्या हो गई, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1 होती है, बस इतना रखना याद है ना। ऑक्सीकरण अवस्था, रीजन बार बार एक ही है, आपको बस इतना याद रखना है, ऑक्सीकरण अवस्था। इंग्लिश में क्या बोल दोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट शॉर्टकट में क्या बोलते हो, OS। और वो कितनी होती है, +1, याद रखना बस इतना ही है। क्योंकि ये अंतिम जो संयोजी कोष होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। यहाँ पे हो जाएगी इनकी OS +1। आगे बात समझ में इजी था ना, बस ये इजी था। आगे चलते हैं। देखो अब एक बात बताओ, अगली प्रॉपर्टी हो जाएगी, जैसे एक रंग प्रदान करते हैं नहीं करते, प्रतिचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, तो इनके गुण के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो हेडिंग डालो रंग एवं चुंबकीय गुण या प्रतिचुंबकीय गुण। तो इनमें क्या होता है, देखो हेडिंग डालो डायरेक्ट यहाँ पे। अगला गुण हो जाएगा, ये क्या होते हैं, रंगहीन एंड कलरलेस होते हैं। रंगहीन का मतलब क्या होता है, कलरलेस, और प्रतिचुंबकीय एंड प्रतिचुंबकीय। देखो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय कब होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, प्रतिचुंबकीय गुण है ना, प्रतिचुंबकीय गुण, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख दोगे, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ तक आपको मैं समझा देता हूँ। देखो जो ये अपने वर्ग फर्स्ट के एलिमेंट्स होते हैं, इनके बाह्यतम कोश में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और उसको आसानी से त्याग देते हैं। त्याग करके क्या बनाते हैं, M+ धनायन बनाते हैं। अब ये M+ धनायन बनाया है, वो क्या हो गया, बनने के बाद में उत्कर्ष गैस का क्या कर लिया, विनाश ग्रहण कर लिया। अब ये उत्कर्ष गैस का विनाश ग्रहण करने के बाद में क्या होगा, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब पेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो क्या होगा, पेड इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचे तो क्या हो जाएगा, ये रंगहीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, रंगहीन। ये बात समझ में आएगी नहीं आई, सबसे पहले तो अगर ये रंगहीन हो गए मतलब कलरलेस हो गए। क्या हो गए, कलरलेस हो गए। अब देखो अगर इनमें इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाता तो क्या होता, अनुचुंबकीय। अब इनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसलिए क्या हो गए, प्रतिचुंबकीय हो गए। यहाँ तक कहानी समझ में आएगी नहीं आई, ये दोनों बातें समझ में आ गई। प्रतिचुंबकीय क्यों है, क्योंकि इनमें एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में क्या होता है, उत्कृष्ट गैस का अभिविनाश ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण इनमें पेड इलेक्ट्रॉन ही बचते हैं, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इस वजह से क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय हो गए। आई नहीं आई बात समझ में, लिखोगे, लिखवाने की जरूरत है क्या। देखो मैंने बताया वो आप अपने वर्ड्स में लिख दो, सीधा का सीधा हमारा टाइम बच जाए। क्या होते हैं ये, प्रतिचुंबकीय होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होता है। आगे बात समझ में, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है। यहाँ तक समझ में आ गई तो बात चले आगे, चलेगा। लिखो आप, मैं बताऊंगा बस मैंने भी जो बताया ना वो सारा का सारा लिखो, उसके बाद में आगे चलते हैं, अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया ना। प्रतिचुंबकीय मैंने क्यों बताया, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। प्रतिचुंबकीय मैंने इसलिए बताया है कि इनके जो कोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने की वजह से क्या हो जाएगा, जो पेड इलेक्ट्रॉन है वही बचेंगे सिर्फ। तो वो बचेंगे तो इनमें क्या हो गया, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो क्या हो गया, सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। इस वजह से क्या हो जाएगा, इनमें प्रतिचुंबकीय गुण पाया जाएगा। अभी बात समझ में। अब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। अभी तक हमने क्या देखे, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी। अब क्या देखेंगे, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग डालो, ग्रुप फर्स्ट के तत्वों के रासायनिक गुणधर्म। क्या, वर्ग फर्स्ट के तत्वों के रासायनिक गुणधर्म। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप फर्स्ट। आगे बात समझ में। हाँ, वर्ग फर्स्ट यहां से लिखते हैं, वर्ग फर्स्ट के तत्वों के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म का मतलब क्या होता है, जैसे हम इनकी अभिक्रियाएं देखेंगे, कौन किसके साथ में देखेंगे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सारे के सारे दे रखे हैं, इनकी कभी ऑक्सीजन के साथ देख लेंगे, है ना। ऑक्सीजन जैसे सबसे पहले देखेंगे वायु के साथ अभिक्रिया, तो वायु के अंदर हमारे ऑक्सीजन मैन होती है ना, तो ऑक्सीजन के साथ सबसे पहले अभिक्रिया आ जाएगी। उसके बाद में अकेला लिथियम है जो नाइट्रोजन के साथ में भी अभिक्रिया करता है, बाकी कोई भी नहीं करता। ऐसे ही उसके बाद में ऑक्सीजन हो गई, H2 हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, इन सबके साथ में हम अभिक्रिया देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट। आगे बात समझ में, जी फर्स्ट लिख लो डायरेक्ट। यहाँ तक कहानी समझ में आई? समझ में क्या, ये तो हेडिंग डाली है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे वायु के साथ अभिक्रिया इनकी, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है वायु के साथ अभिक्रिया में सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो जाएगी। क्षार धातुएं जो होती है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। आगे बात समझो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ऑक्सीजन से क्या बनाएगी, ऑक्साइड बनाएगी। आगे ना कहानी समझ में। हाँ, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, एयर के साथ अभिक्रिया, वायु द्वारा, वायु से अभिक्रिया, है ना। वायु के अंदर क्या हो जाएगा, O2 से अभिक्रिया। सबसे पहले रिएक्शन क्या हो जाएगी, O2 से अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ये ऑक्साइड बनाते हैं। तो सीधा सीधा लिख दूं मैं, क्षार धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यही आ जाती है, सबसे पहले क्षार धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अगली बात समझ में, ऑक्साइड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, ऑक्साइड का। अब देखो, ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, तो सबसे पहले जैसे लिथियम से अभिक्रिया करेंगे, जैसे लिथियम से ऑक्सीजन की, तो हमारे फर्स्ट रिएक्शन हो गई लिथियम। इसकी रिएक्शन किससे करवा दोगे, ऑक्सीजन से। तो क्या बन जाएगा, Li2O। क्या बन जाएगा बच्चों, Li2O। अब इसको आप बैलेंस कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 है तो इधर भी क्या आ जाएगा, जैसे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ 4 लगा दोगे, इधर 2 लगा दोगे, और ऑक्सीजन है इसकी कितना आ जाएगा, ये ऑक्सीजन ही रहेगा, है ना। तो यहाँ तक आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, लिथियम ऑक्साइड हो गया। इसका नाम क्या हो गया, लिथियम ऑक्साइड। सबके नाम के आगे क्या लग जाएगा, ऑक्साइड। जैसे लिथियम है तो लिथियम, सोडियम है तो सोडियम, ऐसे पोटेशियम है तो पोटेशियम। ये बाकी चारों आप लिखोगे, एक मैंने लिखा दी, 2, 3 और 4, ये बाकी सारी जो भी सीजियम तक आप लोग लिखोगे। आगे ना कहानी समझ में। अब ये जो लिथियम ऑक्साइड बना है, इसी को आप क्या बोल देते हो, मोनोऑक्साइड। दूसरा नाम क्या है इसका, मोनोऑक्साइड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कितना है, 1 है ना। तो ये क्या हो गया, मोनोऑक्साइड हो गया। तो इसको मैं क्या लिख दूं, ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड या फिर मोनोऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड। इसी का दूसरा नाम क्या है, मोनोऑक्साइड, लिथियम मोनोऑक्साइड। आगे कहानी समझ में, लिथियम मोनोऑक्साइड। तो सारों के सारों में क्या बन जाएगा, मोनोऑक्साइड भी बन जाएगा। इस ये क्या हो गया, सामान्य ऑक्साइड है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं, मोनोऑक्साइड बोल देते हैं। यहाँ तक इसके समझ में आई बात? अगर नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, है ना। उसके बाद में आप चारों रिएक्शन आप लिखोगे सीजियम तक। हाँ, अगली जैसे लिथियम और सोडियम है, इनके मोनोऑक्साइड व पेरोक्साइड दोनों बनते हैं, बाकी किसी के भी नहीं बनते। तो अगली बात क्या लिख देंगे, लिथियम व Na है, इनका क्या बन जाएगा, मोनोऑक्साइड और पेरोक्साइड दोनों बनते हैं। तो लिख दूं आगे, अगर उतार लिया हो तो, है ना। चलो ठीक है। हाँ, वायु से अभिक्रिया चल रही है। उसके बाद में लिखो लिथियम व सोडियम। क्या लिखोगे, लिथियम एंड सोडियम क्या बनाते हैं, ऑक्साइड व पेरोक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं Li एंड Na, ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड भी बनाते हैं, सॉरी पेरोक्साइड भी बनाते हैं और ऑक्साइड भी बनाते हैं ना। ऑक्साइड व पेरोक्साइड दोनों बनाते हैं। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। देखो पेरोक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड क्या होता है, मैं सारे के सारे आपको बताने वाला हूँ। ऑक्साइड मतलब जो मोनोऑक्साइड है वही बात कर रहे हैं। तो देखो, जब बात करें सबसे पहले लिथियम की, तो लिथियम की आप रिएक्शन करवा दोगे किससे, ऑक्सीजन से। किससे करवा दोगे बच्चों, ऑक्सीजन से। तो क्या बन जाएगा, Li2O2, Li2O2। अब इसको आप बैलेंस कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ईजी है। ये हो गया बैलेंस, है ना। तो ये क्या हो गया, लिथियम पेरोक्साइड। इसका नाम क्या हो गया, लिथियम पेरोक्साइड। साथ साथ में लिखते चलो, लिथियम पेरोक्साइड। कौन सा साइड, पेरोक्साइड। किसका, लिथियम का। ऐसे ही सोडियम का हो जाएगा, तो सोडियम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो 2Na + O2। अब देखो इधर क्या हो जाएगा, Na2 और O2, और इधर क्या है, सेम टू सेम है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबके, Na2O2, 2Na + O2 किससे रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन से। तो क्या बन गया, लिथियम से पेरोक्साइड, ये लिथियम पेरोक्साइड और ये सोडियम पेरोक्साइड। अभी कहानी समझ में, इसका नाम क्या है, सोडियम पेरोक्साइड। यहाँ पे लिख लोगे, सारा मैं लिख देता हूँ ना, सोडियम पेरोक्साइड। हाँ, अब देखो जैसे हमारे पास में पोटेशियम बच गया, रुबिडियम बच गया, सीजियम बच गया, ये अपने सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं।
ये एग्जाम में पूछेगा आपको बच्चों की कौन सा मोनोऑक्साइड बनाता है, सुपर ऑक्साइड कौन सा बनाता है, पेरोक्साइड कौन सा बनाता है। तो हमारे KRB एंड CS ये तीनों क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड भी बनाएंगे। एक सेकंड रुकना, लाइट वापस चली गई है। लिख लिया? हाँ, तो आगे क्या लिखेंगे, जैसे KRB एंड CS क्या करेंगे, सुपर ऑक्साइड भी बनाएंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है, तो लिखो आप क्या लिखोगे, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। लेकिन लिथियम और Na क्या है, सोडियम, लिथियम क्या बनाते हैं, पेरोक्साइड ही बनाते हैं। तो आगे क्या लिख देंगे, KRB एंड CS क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड, देखो सुपर ऑक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड क्या होता है, जस्ट अभी बताऊंगा मैं आपको। क्या बनाते हैं बच्चों, सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो सुपर ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, जैसे सबसे पहले मैं K की रिएक्शन कराऊं O2 से, किससे, O2 से, तो क्या हो जाएगा, KO2 बन जाएगा। KO2 को क्या बोल दोगे आप, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। K का मतलब पोटेशियम और ये क्या हो गया, सुपर ऑक्साइड। देखो इसमें ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड पता कैसे चलता है कि कौन सा क्या है, तो उसमें हम देखते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, उससे पता चलता है। जस्ट अभी बताऊंगा मैं ना, टेंशन मत लो। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, यहां तक कहानी समझ में आ गई क्या। अब देखो ऐसे आप आरबी की बना लोगे, ऐसे ही CS की बना लोगे। तो आपको मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ साथ साथ में, है ना। O2 से रिएक्शन करवाओगे, ऐसे ही CS की रिएक्शन करवा दोगे, O2 से और बना दोगे। अभी कहानी समझ में क्या हो जाएगा, इसमें रुबिडियम ऑक्साइड बन जाएगा, सुपर ऑक्साइड बन जाएगा, और इसमें सीजियम सुपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों आप करोगे, ठीक है, करो साथ साथ में, फिर आगे चलते हैं। अब देखो जब भी हम, कैसे पता चलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चलेगा, है ना। अब हम आपको निकाल के बताता हूँ कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका पता कैसे चलेगा। देखो जब भी हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई तो हमारी तीन चीज बनी, एक तो मोनोऑक्साइड, एक सुपर ऑक्साइड और एक पेरोक्साइड, ये तीन चीज बनी, है ना। कब कब बनी, देखो एम लेते हैं कोई मेटल, मेटल कौन सा, लिथियम, सीजियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे, तो इसको हम एम से लिख रहे हैं। तो जैसे मैंने कोई एम लिया, एम मतलब लिथियम मान लो, कोई सा भी एक मेटल मान लो इनमें से, और इसकी रिएक्शन करवा दी ऑक्सीजन के साथ, तो मेरे क्या बन जाएगा इधर, सपोज कि पहले मैं ले रहा हूँ M2O का एग्जांपल, किसका बच्चों, M2O, M2O मतलब M2O का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे Li2 हो गया, Na2 हो गया, ऐसे ही K2O हो गया, है ना। जैसे सबसे पहले वाला क्या था ना, सामान्य ऑक्साइड, तो इसको आप क्या बोल दोगे, सामान्य ऑक्साइड। तो मैं लिख देता हूँ सारे के सारे, है ना। यहाँ पे Li2 हो गया, ऐसे Na2 हो गया और K2O हो गया, ये तीनों हो गए, है ना। तो अब ये है क्या, देखो ये क्या है, सामान्य ऑक्साइड या फिर मोनोऑक्साइड है। तो पता कैसे चलेगा कौन सा क्या है ना, तो ये मोनोऑक्साइड है। क्या है बच्चों, मोनोऑक्साइड। पता ऐसे चलेगा कि इसका जो होता है ना ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, उससे पता चलेगा। अब निकालेंगे कैसे वो मैं बता देता हूँ आपको मैं। हाँ, तो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका हमें पता है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, एक होती है, क्योंकि इनके अंतिम जो कोष होता है, संयोजी कोष होता है अर्थात, है ना, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको त्याग देते हैं और त्याग करके बनाते हैं M+। तो हमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का पता है, लेकिन जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का हमें पता नहीं है। वो निकाल के हम देख लेंगे, ऑक्सीडेशन पे +1 होगा तो क्या होगा, माइनस होगा तो क्या होगा, -2 होगा तो क्या होगा ना। तो उससे इनको नाम देते हैं कि पेरोक्साइड क्या है, सुपर ऑक्साइड क्या है, मोनोऑक्साइड क्या है। मोनो का मतलब एक होता है ना, सीधा सा मतलब ये हो गया। जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाए, -2 आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, -2, तो क्या हो जाता है, वो सामान्य ऑक्साइड हो जाएगा या मोनोऑक्साइड हो जाएगा। अब निकालते कैसे हैं, जैसे कि M है, इसका हमें पता नहीं है, क्या M का पता है, सॉरी लिथियम ले लिया सपोज, है ना, तो इसकी तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। इसके अंदर जैसे Li2O है, इसके अंदर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, Li2O है, तो हमें पता है लिथियम की तो कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। तो ये को होगी 1, कितनी टाइम है, 2 टाइम है, प्लस हमें पता नहीं कितना है, लेकिन ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ होगा, उसको मान लेते हैं हम अक्स। अब इसके आगे दूसरी साइड भेजेंगे हम, मतलब इसके ऊपर जब लिथियम क्या है, सामान्य अवस्था में, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, उस टाइम पे क्या होता है, इक्वल में 0 लेते हैं। अगर +1 होता है इसके ऊपर या -2 होता है तो वो इक्वल में रख लेते हैं, लेकिन वो है नहीं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा अक्स, तो इधर अक्स रख देंगे अपनी जगह, और ये जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई बच्चों, -2 आ गई। -2 आने का मतलब क्या होता है, वो मोनोऑक्साइड होता है या सामान्य ऑक्साइड होता है। आप ही समझ में। ऐसे ही दूसरा मैं ले एग्जाम्पल, ये समझ में आ गई ना, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इसकी,
-2। अब बात लें पेरोक्साइड की, किसकी? पेरोक्साइड की। जब M की रिएक्शन हम कराते हैं पेरोक्साइड से, सॉरी पेरोक्साइड का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन से करवाते हैं, तो क्या बन जाएगा? देखो इसमें M2O2 बन जाएगा, है ना, M2O2 बन जाएगा। अब इसको देखो, M2O2 का मतलब क्या होता है? Li2O2 हो जाएगा, है ना। जैसे पीछे वाले में थे ना, सेम तो मैं एक ही लिख रहा हूँ, बाकी आप लिख लेना, है ना, Li2O2 या फिर Na2O2, ये लिख लिया Na2O2। ये क्या हो गया? पेरोक्साइड हो गया। पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, कोई बताएगा? पेरोक्साइड में कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट? -1 होती है। कितनी? -1। मैं डायरेक्ट बताऊंगा, आप निकाल के देख लोगे कितनी हो जाएगी, -1। आगे कहानी समझ में। ऐसे ही सुपर ऑक्साइड में कितनी हो जाएगी? -1/2। एग्जाम्पल से समझते हैं, M+O2, इससे रिएक्शन करवाएंगे तो मैंने आपको बताया था MO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? MO2। और MO2 का नाम क्या है? सुपर ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। अब देखो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -1/2। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे MO2 है, M की जगह कोई भी मेटल ले लोगे, है ना, LiO2 हो गया, जो भी मैंने बताए थे ना आपको, KO2, सॉरी LiO2 नहीं होगा इसमें, KO2 हो जाएगा, RbO2 हो जाएगा। क्योंकि लिथियम और सोडियम सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते, इसलिए लिथियम का सुपर ऑक्साइड नहीं बनता। लिथियम से जब ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो सुपर ऑक्साइड नहीं बनता, याद रखना ना, बाय मिस्टेक बोल दिया, सुपर ऑक्साइड नहीं बनता। तो क्या हो जाएगा? KO2 हो जाएगा या फिर RbO2 हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ मैं, KO2 एंड RbO2। क्या है बच्चों लास्ट में? RbO2। यहाँ तक समझ में आ गया? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -1/2। यहाँ तक आप उतारो, उसके बाद चलते हैं, देखो आगे। समझ में आया? समझ में आया तो फिर चले आगे। सामान्य ऑक्साइड का याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2। कितनी होती है? -2। मैंने लिखी भी थी पीछे, है ना, मोनोऑक्साइड के लिए। यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? OS की वैल्यू -2, मैंने इरेज कर दिया था ना। हाँ देखो, चलते हैं उसके बाद आगे। छाप लिया? चलो आगे चलते हैं। हाँ अब देखो, एक आगे इंपॉर्टेंट लाइन बात, क्षार धातु होती है, उनके ऑक्साइडों के जो धन विद्युतीय गुण होते हैं वो बढ़ते हैं जैसे जैसे, तो उनका क्षारीय गुण होता है, तापीय स्थायित्व होता है, वो भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, तो देखो क्या समझ में आया? क्षार धातुएं होती हैं। कौन सी धातुएं? क्षार धातुएं, मतलब वर्गफेस्ट की धातुएं। जब ये इनके अंदर विद्युत गुण बढ़ता है, विद्युतीय गुण बढ़ता है, धन विद्युतीय गुण बढ़ता है, तो इनका तापीय स्थायित्व है, क्षारीय गुण के दोनों भी क्या होते हैं? साथ साथ में बढ़ते जाते हैं, है ना। हाँ तो लिखो अगला, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्षार धातु ऑक्साइडों के, है ना। क्या है स्टार पॉइंट? क्षार धातु ऑक्साइडों के, क्षार धातु ऑक्साइडों के धन विद्युतीय गुण बढ़ने के साथ साथ, धन विद्युतीय गुण बढ़ने के साथ साथ, धन विद्युतीय गुण बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? इनका क्षारीय गुण व तापीय गुण, तापीय स्थायित्व भी बढ़ता है ना। क्षारीय गुण तथा तापीय स्थायित्व भी बढ़ता है ना, थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, स्थायित्व भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है। अब देखो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा ऑर्डर? Li2O, उसके बाद में आगे आ जाएगा Na2O, सारे बढ़ते चलेंगे, है ना। Na2O, देखो थोड़े से बड़े लिख दो। Na2O के बाद में आ जाएगा K2O, आपको याद हो गया होगा, आप तो क्रम सबका ना, K2O। उसके बाद में Rb आ जाएगा, Rb2O, Rb2 है ना, Rb2O। उसके बाद में लास्ट आ जाएगा CS2O। कौन सा? CS2O। ये अपने ऑर्डर हो गया, बढ़ता हुआ क्रम है इनका, इसका स्थायित्व का, तापीय स्थायित्व का, है ना। लिखो एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एग्जाम में पूछता है सीधे की सीधी, है ना। लिख लिया Li2O, Na2O, उसके बाद में K2O, फिर Rb2O और CS2O। ठीक है, क्षारीय गुण व तापीय स्थायित्व का बढ़ता क्रम।
ये किसका गुण है? क्षारीय गुण व स्थायित्व, ताप स्थायित्व का। ठीक है, क्षारीय गुण एंड तापीय स्थायित्व है। कौन सा स्थायित्व है? तापीय स्थायित्व का बढ़ता क्रम। आगे का नहीं समझ में, इधर जाते हैं तो क्या हो गया? क्रम बढ़ता है, मतलब ऊपर से नीचे। ऐसे लिखा है ना मैंने, तो इसलिए ऐसे लिख दिया। ऐसा नहीं है कि आप आउट में चलने लग जाओ, नहीं, चलोगे वर्ग में ऊपर से नीचे। आगे का नहीं समझ में। चलो इसको मैं रेज कर देता हूँ, नहीं आप बोलोगे सर आप तो आउट में बता रहे हो, इधर चलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हाँ, तो क्षारीय गुण और तापीय गुण का स्थायित्व का बढ़ता क्रम है, हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब देखो, क्षार धातु होते हैं, उनके सुपरऑक्साइड होते हैं, उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये अनुचुंबकीय व रंगीन होते हैं। क्या बात समझ में आई? इनमें क्या होता है? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेंगे? रंग उत्पन्न करेंगे, और साथ में रंग उत्पन्न करेंगे। तो एक जो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये अनुचुंबकीय हो जाएंगे। कौन से चुंबकीय? अनुचुंबकीय। स्टार पॉइंट है। बल्कि पहले क्या था, जब अकेला लिथियम था ना, ऑक्साइड नहीं थे, तब क्या थे? ये प्रतिचुंबकीय थे, याद रख लेना। ऑक्साइड बन गए ना इनके, तब क्या हो गए? ये अनुचुंबकीय हो गए, क्योंकि इनमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री हो गया, है ना, अयुग्मित हो गया। तो इस वजह से क्या हो गए? ये अनुचुंबकीय हो गए, और रंग भी क्या करने लगे? देने लगे। अब कौन सा क्या रंग देता है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, सबसे स्टार पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्षार धातु ऑक्साइडों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है ना, क्षार धातु ऑक्साइडों में, क्षार धातु ऑक्साइडों में, किसमें? क्षार धातु ऑक्साइडों में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित। देखो ये प्लस एंटी का मतलब क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित। अतः ये रंग प्रदान करते हैं, अर्थात रंगीन व अनुचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बल्कि ये अगर ऐसे वर्ग के फर्स्ट ग्रुप के तत्व होते हैं ना, क्षार धातु, ये क्या होती है? प्रतिचुंबकीय होती है। लेकिन ये क्या है? अनुचुंबकीय। इनके ऑक्साइड्स क्या है? धातु ऑक्साइड्स क्या है? अनुचुंबकीय है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बात करें कौन कौन से ऑक्साइड बनते हैं इनमें। क्षार धातुओं के सुपर ऑक्साइड। बच्चों क्या है? क्षार धातु के सुपर ऑक्साइड। सॉरी नाम नहीं लिखा था मैंने। सुपर ऑक्साइड किसकी बात चल रही है? सुपर ऑक्साइड की चल रही है ना। सॉरी, ये लिखना बहुत जरूरी है। सुपर ऑक्साइड क्या है? क्षार धातु के सुपर ऑक्साइड। सुपर क्षार धातुओं के, ये मिस्टेक हो जाती है, वैसे मैंने बोला सही था, लिखना भूल गया। हाँ, क्षार धातुओं के सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, और इनके जो रंग होते हैं वो रंगीन होते हैं और अनुचुंबकीय होते हैं। सुपर ऑक्साइड कौन कौन से बनाते हैं? अभी मैंने बताया, एक तो KO2, एक RbO2 और एक CsO2, है ना, तीनों बनाते हैं। तो कौन कौन से हो गए? सबसे पहले तो KO2। कौन सा? KO2। और दूसरा कौन है? RbO2। और तीसरा कौन सा है? CsO2। तो KO2 बनाता है पीला। कौन सा? पीला, येलो। पीला का मतलब हो गया येलो, है ना। उसके बाद में दूसरा आ जाता है RbO2। ये कौन सा बनाता है? भूरा, ब्राउन। कौन सा कलर? ब्राउन। और लास्ट आ गया CsO2, ये नारंगी बनाता है, ऑरेंज। आगे का नहीं समझ में? कौन सा? ऑरेंज, ORANGE। कौन सा? ऑरेंज। यहाँ तक कहानी समझ में आई तो लिखो। KO2 सुपर ऑक्साइड है ना, ये कौन सा कलर देगा? येलो कलर देगा। ऐसे RbO2 कौन सा कलर देगा? ब्राउन कलर देगा। CsO2 कौन सा देगा? नारंगी देगा, ऑरेंज देगा। अब उसके बाद देखो, जो लिथियम होता है वो एकमात्र ऐसा एलिमेंट है वर्ग फर्स्ट में जो नाइट्रोजन मतलब N2 से भी अभिक्रिया करता है, और क्या बनाता है? लिथियम नाइट्राइड बनाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। नीट में बहुत बार पूछा ये बात, आपको डायरेक्ट कथन देगा कि जो एकमात्र तत्व है लिथियम, वो नाइट्रोजन से क्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। तो क्या करेंगे? कुछ लोग गलत कर देंगे कि नाइट्राइड से तो रिएक्शन करते ही नहीं, लेकिन एकमात्र ऐसा तत्व लिथियम है जो लिथियम नाइट्राइड बनाता है नाइट्रोजन से क्रिया करके N2 से। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिथियम क्या करता है? N2 से अभिक्रिया करके लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है ना। तो लिथियम वायु में उपस्थित N2, लिथियम वायु में उपस्थित N2 से क्रिया करके
क्या बनाता है? लिथियम नाइट्राइड। क्रिया करके लिथियम नाइट्राइड का निर्माण करता है। क्रिया करके लिथियम नाइट्राइड किसका निर्माण करता है? लिथियम नाइट्राइड। क्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। देखो एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। जैसे लिथियम है, कौन है? लिथियम। इसकी आप N2 से रिएक्शन करवा दोगे तो क्या बन जाएगा? लिथियम नाइट्राइड Li3n। कौन है? Li3n। अब आप इसको क्या कर लोगे? बैलेंस कर लोगे। इधर 2 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, है ना? हो गया ना? और उसके बाद में N2 ऐसा ऐसा हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? ये क्या हो गया? लिथियम नाइट्राइड। कौन है बच्चों? ये लिथियम नाइट्राइड है। लिख दो इसके नीचे, लिथियम नाइट्राइड। एकमात्र तत्व है जो नाइट्राइड से रिएक्शन नाइट्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? लिथियम नाइट्राइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ना? स्टार पॉइंट लगा लो और छाप दो, ऐसा कैसा छाप दो। उसके बाद में करेंगे H2O से अभिक्रिया, जल से क्रिया, है ना? छापो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली हेडिंग डालोगे जल से क्रिया। 4 धातु होती है, वो जल से क्रिया करके क्या करती है? मैंने सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी बताई थी ये बात। हाइड्रोजन गैस निकलती है और क्या बनाते हैं? ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या संगत हाइड्रोक्साइड, ऐसा कुछ बताया था क्या? चलो नहीं भी बताया तो याद हो जाएगा। ये जो अभिक्रिया होती है जल से, ये उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। कौन सी? उष्माक्षेपीय मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें जो ऊर्जा होती है वो क्या होता है? बाहर निकलती है, उत्सर्जन होता है ऊर्जा का। तो अगली हेडिंग डालो जल से अभिक्रिया, मतलब H2O से अभिक्रिया। आगे का नहीं समझ में? छोटी सी रिएक्शन डाल दो और जल से अभिक्रिया करवा दो, पानी निकाल दो, है ना? पानी निकालना नहीं है, पानी से अभिक्रिया करवानी है। तो सेकंड क्या हो जाएगा? जल से अभिक्रिया। अब इनकी जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? अभी मैंने आपको बता दिया। 4 धातु जल से क्रिया करके डायरेक्ट लिख लो। 4 धातुएं जल से अभिक्रिया करके, जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? अभी मैंने बताया हाइड्रोक्साइड बनाती है, या फिर आप बोल सकते हो क्रिया करके H2 गैस मुक्त करती है। डायरेक्ट बोल दो, है ना? क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इंपॉर्टेंट बात, कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखो मैं रिएक्शन के साथ में समझाता हूँ और इंपॉर्टेंट लाइन ये भी लिख देता हूँ। ये अभिक्रिया कौन सी होती है? उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। यह है अभिक्रिया उष्माक्षेपी, अर्थात एक्सोथर्मिक। कौन सी थर्मिक? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिनमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता हो, मतलब ऊर्जा बाहर निकलती हो। तो इस अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा क्या होती है? बाहर निकलती है, इसलिए क्या बोल देते हो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन या उष्माक्षेपी अभिक्रिया। यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी है ना? आगे ना खाली समझ में ये भी पूछ लेता है, तो मैं आपकी रिएक्शन करवा देता हूँ Na की H2O के साथ में। H2O के साथ में जब रिएक्शन कराऊंगा तो इधर तो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। H2 क्या निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी, गैस निकल जाएगी। आगे खाली समझ में? तो अब मेरे को बार बार लिखने की जरूरत नहीं ना। ये सोडियम हो गया, ये H2O हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब आप लोग लिखोगे साथ साथ में। अब मैं लिखूंगा बार बार तो ये बच्चों वाली बातें हो जाएगी। इतना कुछ आपको पता है ना? इतना जरूर लिख दूंगा मैं कि जैसे इस पे टेम्परेचर वगैरह कितना क्या होता है, सॉरी, है ना? हाँ, इसको बैलेंस करूंगा। वैसे तो आपको करना आना चाहिए अब तक, क्योंकि पहले भी मैंने कर दिया है। और इधर भी 2 आ जाएगा, ठीक है? और H2O इधर क्या है? 2H2O। आगे का नहीं समझ में? उधर H2 गैस निकल गई। आगे अब आप मेरे को करके बताओगे कि की रिएक्शन करोगे यहाँ पे, है ना? अगली रिएक्शन आप करके बताओगे, ठीक है? ये रिएक्शन आप करोगे। आगे बात समझ में? H2 गैस निकलेगी, KOH बनेगा, वो सब आप बना के बताओगे, है ना? आगे चले। अगली रिएक्शन HX से अभिक्रिया। किससे? HX से, हाइड्रोजन हेलाइड से रिएक्शन। हाइड्रोजन हेलाइड, हाँ देखो 4 धातुएं होती है, वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धात्विक हेलाइड का निर्माण करती है। मेटेलिक हेलाइड का, है ना? मेटल हेलाइड का। चलो आगे लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो HX से अभिक्रिया। किससे? HX से, हाइड्रोजन हेलाइड से अभिक्रिया। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछ सकता है ना? तो अगला पॉइंट डालो, थर्ड पॉइंट, HX से अभिक्रिया। यहाँ पे अक्स का मतलब क्या हो गया?
फिर कल बाहर आई एंटी, FCl आई, है ना। फिर कल बाहर आई एंटी, तो एंटी तो है नहीं यहाँ पे, इतना याद रखो। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब है। एक्स की वैल्यू क्या लिख दोगे, ये सारी लिख दोगे, है ना। तो F इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। अभी नाम का नहीं समझ में। अब देखो एक्स की जगह ले लेंगे FCl, लेकिन जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, धात्विक हैलाइड का निर्माण हो जाएगा। इतना याद रख लोगे तो मैं लिखवा दूं क्या ये लाइन कि 4 धातु हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया करके, है ना। लिखो 4 धातुएं H से क्रिया करके क्या बनाएगी, धात्विक हैलाइड बनाएगी। 4 धातुएं HX से क्रिया करके, HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, आगे बात समझ में, से क्रिया करके क्या बनाती है, धात्विक हैलाइड बनाती है, धात्विक हैलाइड बनाती है। और साथ में आपको पता है हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी। साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। साथ में क्या निकाल दोगे, हाइड्रोजन गैस निकलती है, तथा साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। धात्विक क्या है, धात्विक हैलाइड का निर्माण करती है। धात्विक हैलाइड का मतलब क्या होता है, मेटेलिक हैलाइड, है ना। लिखूंगा, चलो लिख लेता हूं, मेटेलिक हैलाइड, है ना। अब देखो रिएक्शन करवा देता हूं Na की HCl के साथ में। एक तो Na हो गया, प्लस में H हो गया, अक्स की जगह क्या ले लो, Cl, जो भी आपको सुटेबल लगे ले लो, जैसे मैंने Cl ले लिया। अब इसकी रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl, Na प्लस और Cl क्या है, माइनस। तो एक तो बन गया NaCl, प्लस में क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई आपके। अब इसको आप बैलेंस करना चाहो तो कर लो, इधर 2 है तो इधर भी 2 हो गया, इधर 2HCl है तो उधर क्या हो जाएगा, सारा का सारा बैलेंस हो जाएगा ना। यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब आगे आप करके बताओगे मेरे को आरबी वाली। आरबी की रिएक्शन किसके साथ करवा लोगे, जैसे HI के साथ करवा लो, किसके साथ, HI, ये आप करके बताओगे मेरे को, है ना। बैलेंस वगैरह सारा करोगे, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। यहाँ तक समझ में आई। हाइड्रोजन हैलाइड HX से रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, धात्विक हैलाइड मतलब मेटेलिक हैलाइड का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अगली हेडिंग डालो, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन H अकेले से तो होगी नहीं, तो सीधा सा मतलब है ना, डाई हाइड्रोजन भी बोल देते हैं इसको, हाइड्रोजन या फिर डाई हाइड्रोजन, एक ही बात है ना, रिएक्शन सेम ही है, नाम अलग अलग है, बोलने का तरीका। बाकी हाइड्रोजन बोल दो, डाई हाइड्रोजन बोल दो, है ना। तो अगली रिएक्शन क्या अगली रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोजन या फिर डाई हाइड्रोजन से अभिक्रिया, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ सीधा का सीधा H2 से अभिक्रिया। आगे का नहीं समझ में, H2 से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ H2। अब देखो जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे 4 धातुओं की तो क्या होगा, धात्विक हाइड्राइड बनेगा। याद रखना क्या बनेगा, धात्विक हाइड्राइड बनेगा। और एक फिक्स टेम्परेचर लेंगे, जैसे कि सोडियम, उसके साथ तो सिर्फ एक सोडियम एकमात्र ऐसा धातु है जिसके साथ 673 केल्विन, सॉरी सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनके साथ कितना लेंगे, 673 केल्विन टेम्परेचर काम में लेंगे। लेकिन एकमात्र लिथियम ऐसा है उसके साथ 1073 केल्विन काम में लेंगे। किसके साथ में, लिथियम के साथ में। याद रखना, मैं अभी लिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो क्या लिखोगे, H2 से अभिक्रिया। उसके बाद में यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, 4 धातु की H2 से क्रिया करवाने पर, है ना, H2 से क्रिया करके 4 धातुएं क्या बनाते हैं, 4 धातुएं H2 से क्रिया करके क्या बनाती हैं, हाइड्राइड बनाती हैं। कौन सा, धात्विक हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड, है ना, धात्विक हाइड्राइड बनाती है। क्या इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी क्या, ये बताओ मेरे को। तो आप हाइड्राइड बनाती है, आगे समझ में बात। ये साथ में कितना टेम्परेचर लेंगे, 673 केल्विन। सिर्फ एक को छोड़िए, किसको, लिथियम को छोड़ के, किसको, लिथियम को छोड़ के सब में कितना लेंगे, 673 केल्विन। आई बात समझ में। तो 673 केल्विन तापमान लेंगे, है ना। और दूसरा क्या है, लिथियम के साथ में कितना लेंगे, 1073 केल्विन। आगे ना कहानी समझ में, सिर्फ लिथियम में क्या लेंगे, 1073 केल्विन, बाकी सब में कितना, 673 केल्विन टेम्परेचर। रिएक्शन करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ, है ना। सबसे पहले सोडियम की रिएक्शन करवा देते हैं, किसकी, सोडियम की।
किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में। तो बताओ इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी नहीं निकलेगी? नहीं निकलेगी, याद रखना। क्यों नहीं निकलेगी? इसमें क्या बन जाएगा? धात्विक हाइड्राइड बन जाएगा, है ना, धात्विक हाइड्राइड बन जाएगा, मतलब सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा, है ना, NaH। तो NaH वैलेंस कर लो कितना है, इधर हाइड्राइड कितना है, सॉरी हाइड्रोजन कितना है? 2। तो इधर भी कितना, ये भी कितना हो गया? 2। तो यहाँ भी कितना आ गया? 2। आगे कहानी समझ में। टेम्परेचर मैंने यहाँ लिख दिया, चलो यहाँ भी लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। उसके बाद में अगली रिएक्शन करवा दें, जैसे K+H2, टेम्परेचर वो है 673 केल्विन, और यहाँ पे आप लोग कर दोगे सारा काम, है ना। उसके बाद में लिथियम वाली एक मैं बता देता हूँ आपको। लिथियम की क्रियाशीलता सबसे कम होती है ना, इस वजह से क्या करते हैं, इसके साथ में टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, बढ़ा देंगे। तो क्रियाशीलता कम होने के कारण क्या है, टेम्परेचर ज्यादा लेना पड़ेगा, है ना। बाकी सोडियम वगैरह की तो क्रियाशीलता इतनी होती है कि संपर्क में आते ही जैसे आग पकड़ लेती है, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है ना, वायु के संपर्क में आने से। लेकिन लिथियम में ऐसा कुछ नहीं है। तो लिथियम की रिएक्शन आप करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिथियम+H2, बस टेम्परेचर क्या हो जाएगा 1073 केल्विन, बाकी सब सेम रहेगा। इधर बन जाएगा 2LiH और इधर भी आ जाएगा 2, सेम टू सेम इधर भी हो जाएगा ना। यहाँ पे बन जाएगा KH, है ना, KH। छापो। अब ये जो हाइड्राइड बने हैं इनकी प्रकृति की बात करें कि ये इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो क्या बता दोगे, ये ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, ये आयनिक भी होते हैं, और क्या होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा देता हूँ, है ना। जो ये हाइड्राइड्स बने हैं ना, इनकी प्रकृति बता देता हूँ कैसी होती है। ये ठोस होते हैं, ये आयनिक होते हैं, ये प्रबल अपचायक भी होते हैं, है ना। क्या होते हैं? प्रबल अपचायक, मतलब स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं। यहाँ तक कहानी समझ में आई तो स्टार पॉइंट लिख दो कि इनकी प्रकृति कैसी होती है। जो हाइड्राइड बने हैं ना, तो ये हाइड्राइड लिख लो। ये हाइड्राइड्स क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ये क्या होते हैं? आयनिक होते हैं, आयन्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे प्लस माइनस। और क्या होते हैं? प्रबल अपचायक। प्रबल अपचायक का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। अभी कहानी समझ में, ये एंटी है ना, एजेंट, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो सीधी सी बात एक मैं आपको बता दूं, जब आप LiH है इसे CSH तक जाओगे तो आयनिक गुणों अपचायक गुणों में क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा। जब आप लिथियम से सीजियम की ओर जाओगे, है ना, तो इनका जो आयनिक गुण है, इनका जो अपचायक गुण है, मतलब हाइड्राइड्स का, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको कथन देगा वो ऐसे बोलेगा, जब LiH से CSH की ओर जाते हैं तो इनके आयनिक गुण, इनके अपचायक गुण, इनमें क्या होती है, कमी होती है। एक तो ये बोलेगा, एक बोलेगा इनके आयनिक गुण अपचायक गुणों में वृद्धि होती है। तो सही कौन सा है? जब हम LiH से CSH की ओर जाते हैं तो इनके आयनिक गुण और अपचायक गुणों में होती है वृद्धि। क्या होती है? वृद्धि। तो मैंने ऊपर यही बात लिखी है ना, हाइड्राइड्स होते हैं, क्या होते हैं, ठोस होते हैं, आयनिक होते हैं और प्रबल अपचायक होते हैं। कब? जब लिथियम हाइड्राइड से हम CSH की ओर जाते हैं, है ना। तो ये बात आप यहाँ पे लिख लो, LiH से CSH, क्या है, LiH से CSH तक जाने पर, है ना, तक आयनिक गुण, कौन से गुण, आयनिक गुण हो गए, अपचायक गुण, रेड्यूसिंग एजेंट, है ना, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, अपचायक गुणों में वृद्धि। ये एरो क्या दर्शाता है? वृद्धि को दर्शाता है बच्चों। किसको? वृद्धि को। गुणों में क्या होती है? वृद्धि होती है ना। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई क्या? अगर समझ में आ गई तो आगे चले। क्या बोल रहे हैं? LiH से CSH तक जाने पर इनके आयनिक गुण, इनके अपचायक गुण, इनमें क्या होती है? वृद्धि होती है। देखो अब ऊपर से नीचे जाने पर इनके आकार में क्या होती है? वृद्धि। जब आप Li से CH की ओर जाते हो, मतलब लिथियम से सीजियम की ओर जाते हो, मतलब फर्स्ट में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है? इनका आकार होता है, वो क्या होता है? बढ़ता है। आकार बढ़ गया मतलब इनका जो नाभिक आवेश है वो क्या हो गया? मतलब जेट इफेक्ट क्या हो गया? कम हो गया, कमजोर हो गया। मतलब MH है, उनके बीच में जो बल है वो क्या हो गया? दुर्बल हो गया। MH मतलब जो हाइड्राइड्स के बीच में जो बंध है वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो इनके तापीय स्थायित्व में भी क्या आती है? कमी आती है। तो ये बात लिख लो, ऊपर से नीचे जाने पे आकार में वृद्धि होने के कारण इनके MH
में क्या आती है, दुर्बलता आती है। दुर्बलता आने के कारण क्या हो जाता है, इनका ताप स्थायित्व क्या होता है, कम हो जाता है ना। तो ताप स्थायित्व का क्रम क्या हो जाएगा, LiH का सबसे ज्यादा, उसके बाद में NaH का ज्यादा, फिर KH का ज्यादा, और सबसे ज्यादा के LiH, सॉरी सबसे कम किसका, CSH का। तो तापीय स्थायित्व का क्रम लिखा दूं हाइड्राइड्स का, है ना। तापीय स्थायित्व का क्रम क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा LiH का, उसके बाद में NaH का। ऐसे आप चलते चलो, नीचे क्या हो जाएगा आपके एकदम कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा किसका है, LiH का, फिर KH का, उसके बाद में RBH का, सबसे कम CSH का। तापीय स्थायित्व में कमी क्यों आई, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे वर्ग में क्या होती है, आकार में वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होने के कारण इसमें क्या आ जाएगी, MH जो बंध है, मतलब हाइड्राइड का जो बंध है ना हाइड्रोजन के साथ में, उसमें कमी आएगी। तो सीधी सी बात है, जब कमी आ रही है तो ये तापीय स्थायित्व भी क्या हो जाएगा, इनका कम हो जाएगा। यहाँ तक छापो, LiH, NaH, KH, RBH और CSH। अभी बात समझ में। अब देखो यहाँ पे हमारे इनके जैसे हाइड्राइड्स हैं, ये कंप्लीट हो जाते हैं ना। तो हाइड्राइड के साथ हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। कल कंटिन्यू करेंगे इनके जो अपने रासायनिक गुण है इनको। अब देखो, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपको इनके नोट्स हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो मिलते हैं जल्दी एक और नए टॉपिक के साथ कल। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।